हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग स्टूडेंट हैं SOL, DU, नन कॉलेज या फिर इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं UPSC, UP PCS और अदर स्टेट्स एग्ज़ाम्स के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि संशोधन होता क्या है। संशोधन को हम एक तरीके से बदलाव कह सकते हैं। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, तो इसका निर्माण किया गया था 1946 से 1949 तक, यानी 1946 से 1949 तक। टोटल टाइम जो इसमें लगा था बनने में वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। और 1950 यानी 1950 में ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू किया गया था। तो 1950 में बना संविधान वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे, इस कारण इसमें जो है बदलाव करना अनिवार्य था। तो संविधान निर्माणकर्ता जो थे उन्होंने पहले ही ये तय कर दिया था कि अगर भविष्य में कभी इसमें कोई संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है तो परिस्थितियों को देखकर इसमें संशोधन यानी कि बदलाव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो संविधान में किया जाने वाला एक प्रकार का बदलाव ही संशोधन कहलाता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आज भारतीय संविधान में 100 से अधिक जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं। कई राजनीतिकार तो यहाँ तक ये आरोप लगाते हैं कि संविधान का जो मूल अस्तित्व था वो पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये संविधान संशोधन, इसका प्रावधान कहाँ पर है, कैसे किया जाता है, ये सब का सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, संविधान में संशोधन को लेकर पहले काफ़ी विवाद हुआ। केशवानंद भारती मुकदमा, गोलकनाथ विवाद, ये सारे के सारे विवाद खड़े हुए थे जब संविधान में संशोधन की बात उठी थी। लेकिन अंततः ये निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किंतु संविधान की जो मूल संरचना है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बात करें अगर हम संविधान संशोधन की, तो हमारे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान के तहत भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। परिस्थितियों को देखते हुए हम संशोधन कर सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, तो याद रखें संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इस बारे में चर्चा की गई है। और हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता है, देखिए जो अभी मैंने आपको बताया कि जो संविधान जो है उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे, ठीक है ना, या कहे कि मामले में ऐसा ये जो है निर्णय लिया गया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो केशवानंद भारती मुकदमा था उसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि भारतीय संविधान की मूल संरचनाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब इस होता कैसे है संविधान संशोधन, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई बदलाव करना है संविधान में, तो सबसे पहले संसद के 1/4 सदस्य के द्वारा जो है प्रस्ताव बनाया जाता है, ठीक है, कि संविधान में क्या बदलाव करना है या फिर क्या प्रावधान करना है। फिर और एक चीज़ याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि संसद का ही कोई सदस्य जो है प्रस्ताव को तैयार करे, वो कोई गैर सरकारी सदस्य भी हो सकता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है वो जो विधेयक होगा वो लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा। जब दोनों की स्वीकृति मिल जाएगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन हाँ कर देंगे, तब ये निर्णय राष्ट्रपति को लेना होता है। राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो जो है उस पर मतलब संविधान में संशोधन किया जाता है। और न्यायपालिका को भी ये अधिकार, ये शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो किसी भी विधेयक या कहें कि संविधान संशोधन संबंधी अगर कोई विधेयक है तो वो उसकी पुनर्जांच कर सकती है, उसे जांच सकती है कि कहीं जो संसद के द्वारा विधेयक बना जा रहा है ये कहीं संविधान की मूल संरचना
के लिए खतरा तो नहीं है, तो ये सब जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तो संविधान संशोधन का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे संविधान संशोधन भी होते हैं जिसमें राज्यों की या कहे कि राज्य की विधानमंडल की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है। ठीक है, और अगर काफ़ी विवाद वगैरह होता है विधेयक को लेकर के, तो संयुक्त बैठक बुलाकर भी जो है उस समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, तब जाके संविधान संशोधन किया जाता है। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान संशोधन के लिए। और संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिखा गया है। तो देख सकते हैं आप कि पहला जो है साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा, 1/2 प्लस में 1। और दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, इसका मतलब हो गया 2/3। और विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्य विधानमंडल की संतुति के उपरांत संशोधन। ठीक है, मतलब ये कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसके लिए सिर्फ लोकसभा में आधे से एक ज़्यादा सदस्यों की राय ही चाहिए होती है, जबकि कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसे करने के लिए संसद के सदस्यों का विशेष बहुमत चाहिए होता है। और जबकि कुछ ऐसे संविधान संशोधन भी होते हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ जो राज्य हैं, राज्य के विधानमंडल जो होती है उसकी स्वीकृति भी लेनी होती है। तो इस 3 तरह से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि ऐसे कौन से मतलब विषय हैं जिस पर साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो मैंने 1 नंबर यहाँ पे लिख रखा है, तो साधारण बहुमत के द्वारा निम्नलिखित विषयों पर जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। कौन कौन से ऐसे? पहला, आप कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अगर भारत सरकार कोई नए राज्य बना रही है या किसी अन्य राज्यों को प्रवेश कर रही है तो सिर्फ साधारण बहुमत से हो जाता है। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, संसद का वेतन भत्ता और संसद में अंग्रेजी भाषा, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति, राज्य के विधानमंडल का गठन, इन सब विषय से संबंधित अगर कोई संविधान संशोधन करना है तो सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। यानी कि संसद के आधे से एक ज़्यादा सदस्य अगर हाँ कर देते हैं तो संविधान संशोधन कर दिया जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। इसमें वो विषय आते हैं जिसके लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं? तो इसमें कई सारे विषय आ जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह वगैरह। लेकिन नीचे वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए होती है। ठीक है, तो ये वाले विषय मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया इसमें भी आ जाती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई बदलाव वगैरह करना है तो उसमें संसद के सदस्य के साथ साथ राज्य के विधानमंडल के सदस्य की भी स्वीकृति चाहिए होती है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित अगर कोई संविधान संशोधन है तब भी विशेष बहुमत और विधानमंडल के सदस्यों की स्वीकृति चाहिए होती है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य में शक्ति का विभाजन हो या फिर 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन करना हो या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित विवाद हो या संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है ली जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।